हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे 7 दिसंबर 1941 के उस दिन में चलेंगे जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआत तो एक बिल्कुल आम सुबह की तरह हुई थी पर खत्म होते होते इसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक शांत नेवल बेस पर हुए अचानक हमले ने अमेरिका की न्यूट्रलिटी को तोड़ दिया और एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसके अंजाम के बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आखिर कैसे एक नेवल बेस पर हुए उस हमले की वजह से इंसानी इतिहास में पहली और आखिरी बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ? ऐसी कौन सी कड़ियां जुड़ी कि रिसोर्सेज के लिए शुरू हुई ये लड़ाई इतनी बड़ी तबाही पर आकर रुकी? चलिए इन सबको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला हिस्सा 1 द डे द वर्ल्ड चेंज्ड। वो दिन जब दुनिया बदल गई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें बिल्कुल उस पल में जाना होगा जब अमेरिका अचानक इस युद्ध में खींच लिया गया। 7 दिसंबर की उस सुबह को इमेजिन कीजिए। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। पर्ल हार्बर में एक विशाल बैटलशिप पर डॉरिस मिलर नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन कुक ने ऑफिसर्स को ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है और अपना रूटीन काम कर रहे हैं। फिर ठीक 7:57 पर एक कान फाड़ देने वाला सायरन उस शांति को चीर देता है। ये एक ऐसी आवाज थी जो कोई सैनिक कभी नहीं सुनना चाहता। जैसे ही मिलर भागकर बाहर आए और आसमान की तरफ देखा तो नज़ारा बिल्कुल अकल्पनीय था। पूरा आसमान अचानक जापानीज बॉम्बर से भरा हुआ था जो बस उनके फ्लीट पर तबाही बरसा रहे थे। दूसरा हिस्सा 2 द फाइट फॉर रिसोर्सेज। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर वो प्लेन्स आसमान में आए कहाँ से? इसके लिए हमें उस जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझना होगा जो बरसों से पक रही थी। बात 1941 की है। वर्ल्ड वॉर II को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे। एक तरफ एक्सेस पावर्स थे जैसे जर्मनी और इटली जो एलाइज ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड्स के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिका जो अभी भी वर्ल्ड वॉर I के जख्मों से उबार रहा था पूरी तरह न्यूट्रल था। पर एशिया में जापान एक अलग ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था, नेचुरल रिसोर्सेज की भयंकर कमी। हिटलर की तरफ से मिल रहे छुपे हुए सपोर्ट के साथ जापान तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहा था और उसने अपने मिलिट्री को चलाए रखने के लिए कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ आया। जापान की इस मैसिव डिपेंडेंसी को देखिए। जुलाई 1941 में जापान के लगातार आक्रामक हमलों से परेशान होकर अमेरिका ने उनकी ऑयल सप्लाई बिल्कुल रोक दी और शर्त रखी कि जापान चाइना से बाहर निकल आए। अब जापान के लिए ये लिटरली किसी मौत के फरमान जैसा था। सोचकर देखिए, वो अपने 80% तेल के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। 80%। इसके बिना एशिया पर उनका कंट्रोल पूरी तरह ढीर हो जाता। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए जापान के लीडर्स ने एक डेस्परेट स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई। पहला स्टेप, उन्होंने चाइना से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया ताकि वो कमजोर न दिखे। दूसरा स्टेप, ऑयल की कमी पूरी करने के लिए ऑयल रिच डच कॉलोनी इंडोनेशिया को अपना निशाना बनाया। पर यहाँ एक दिक्कत थी। इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए उन्हें फिलीपींस के पास से गुजरना था जो कि उस वक्त एक अमेरिकन कॉलोनी थी। जापान बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहां मौजूद यूएस पैसिफिक फ्लीट तुरंत जवाब देगी। तो यहाँ आता है उनका तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, अमेरिका के उस नेवल बेस पर पहले ही अटैक करके उसे पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर देना। तीसरा हिस्सा 3 द सीक्रेट स्ट्राइक प्लान। यहाँ से शुरू होती है वो खुफिया योजना। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज इनकी शेयर संख्या। फैसला हो चुका था और जापान ने मॉडर्न इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेटिव मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक की शुरुआत की। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, अमेरिकन फ्लीट पर पहले और इतनी जोरदार चोट करना कि वो पलटवार के बारे में सोच ही ना सकें। जापान ने एक विशाल स्ट्राइक फोर्स तैयार की, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिनमें 414 बॉम्बर्स थे और उनके साथ बैटलशिप्स, डिस्ट्रॉयर्स और 39 सबमरीन्स की फौज। दूसरी तरफ अमेरिकन बेस भी 8 बैटलशिप्स और 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स के साथ अच्छी तरह सुरक्षित था। अगर उन्हें पता होता कि क्या आने वाला है, किसी को भनक तक ना लगे, इसके लिए जापानीज फ्लीट ने एब्सोल्यूट रेडियो साइलेंस बनाए रखा। बिना एक भी सिग्नल भेजे उन्होंने खुली समुद्र में 8000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया। चौथा हिस्सा 4 केओस एट पर्ल हार्बर। और फिर वो तूफान आकर टकराया। और अब हम पहुंचते हैं उस 8000 किलोमीटर के सफर के उस खौफनाक अंजाम पर। हवाई के तट से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर जापानीज फ्लीट ने अपना रुख बदला और हमला शुरू कर दिया।
ये तबाही 2 अलग-अलग वेव्स में बरसी। पहली वेव ने लगातार 45 मिनट तक बेस पर बम बरसाए। जैसे ही अमेरिकन्स को लगा कि शायद सबसे बुरा दौर गुजर चुका है, बस 10 मिनट के सन्नाटे के बाद बॉम्बर्स की दूसरी वेव आ पहुंची। ये पूरा अटैक 1 घंटा और 15 मिनट तक चला। जब जापानीज प्लेन्स वापस मुड़े, तब तक 20 वेसल्स, जिसमें 8 मैसिव बैटलशिप्स शामिल थे, या तो डूब चुके थे या बुरी तरह तबाह हो गए थे। 300 से ज्यादा यूएस प्लेन्स टारमैक पर ही नष्ट हो गए थे। हर तरफ बस आग थी और आसमान गहरे काले धुएं से ढका हुआ था। लेकिन पता है, इस पूरी तबाही और क्योस के बीच बहादुरी की कुछ ऐसी कहानियां सामने आए जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आपको डोरिस मिलर याद है, जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी? जब उनके जहाज पर टॉर्पीडो आकर लगा तो वो फ्रीज नहीं हुए। उन्होंने पहले अपने घायल कैप्टन को सिक्योरली वहां से निकाला और फिर बिना किसी प्रायर ट्रेनिंग के एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन खुद चलानी शुरू कर दी और अकेले ही 6 एनिमी प्लेन्स को मार गिराया। नो वे कोई बिना ट्रेनिंग के ये कर पाए। उनकी इस इनक्रेडिबल ब्रेवरी के लिए उन्हें बाद में नेवी क्रॉस दिया गया, जो यूएस नेवी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 5वां हिस्सा 5 अमेरिका एंटर्स द वॉर। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि हालांकि जापान ने बेस को तबाह करने का अपना शॉर्ट टर्म गोल तो पूरा कर लिया, पर उनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी ना, वो पूरी तरह उन्हीं पर बैकफायर कर गई। एक ही सुबह में उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल महाशक्ति को उसकी न्यूट्रलिटी से बाहर खींच लिया और सीधे वर्ल्ड वॉर 2 में ला खड़ा किया। अगले ही दिन 8 दिसंबर को यूएस ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी। जापान को लगा था कि उन्हें संभालने का वक्त मिल जाएगा, पर अमेरिका की इंडस्ट्रियल ताकत हैरान करने वाली निकली। जो जहाज उथले पानी में डूबे थे, यूएस ने उन्हें तेजी से रिकवर किया और देखिए, सिर्फ 4 महीने बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने सीधे टोक्यो पर बम गिराकर अपना पलटवार शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ 4 साल लंबा एक बेहद ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट, जिसने जापानीज एम्पायर को धीरे धीरे उनके ही दरवाजे तक ढकेल दिया। छठा और आखिरी हिस्सा 6 द फाइनल न्यूक्लियर स्ट्राइक। लेट्स मूव टू द क्लाइमैक्स और देखते हैं कि कैसे ये सब आपस में जुड़ता है। अगस्त 1945 तक आते आते 4 साल के भारी नुकसान के बाद जापानीज मिलिट्री पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी, पर उनके लीडर्स सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। ग्राउंड वॉर में होने वाले इमेंस लॉसेस से बचने के लिए अमेरिका ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेलने का फैसला किया। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक अकेले बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक 4400 किलो का एटॉमिक बॉम्ब गिराया। और इससे पहले कि जापान के लीडर्स इस शॉक से उभर पाते, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और बॉम्ब 4670 किलो का फैट मैन नागासाकी पर गिरा दिया गया। इन हथियारों के पीछे की साइंस और ताकत के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिरोशिमा में प्लेन से बॉम्ब ड्रॉप होने के ठीक 43 सेकंड बाद एक अंधा कर देने वाली रोशनी आसमान में चमकी। उस एक फायरबॉल ने जमीन का टेम्परेचर एक झटके में अकल्पनीय 5000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। 5000 डिग्रीज। और इसका फिजिकल इम्पैक्ट बिल्कुल डेविस्टेटिंग था। एक पल में पूरे शहर का 80% हिस्सा भाप बन गया, ऐश में तब्दील हो गया। इन 2 हमलों ने इंसानियत के इतिहास में पहली और अब तक की आखिरी बार ह्यूमंस पर न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को मार्क किया। कुछ ही सेकंड्स में पूरे के पूरे शहर नक्शे से मिटा दिए गए, जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिरकार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो जब हम इन सारे फैक्ट्स को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एक खौफनाक चेन रिएक्शन नजर आती है। जुलाई 1941 में तेल पर लगी रोक से लेकर एक शांत हार्बर पर हुए उस सरप्राइज अटैक तक, और फाइनली हिरोशिमा और नागासाकी की उस न्यूक्लियर राख तक, ये सब हमें इस प्रोफाउंड सवाल पर छोड़ जाता है। कच्चे माल और रिसोर्सेज के लिए छिड़ी इस ग्लोबल जंग में एक एब्सोल्यूट विक्ट्री की आखिर क्या कीमत होती है? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।